गर्मी में मजदूरी करना बड़ा टेढ़ा काम है सुशीला। गरीब के लिए क्या गर्मी और क्या सर्दी, पेट भरना है तो मजदूरी तो करनी ही पड़ेगी जी। बहू, तू कह तो ठीक रही है, पर गोपी के खाने पीने का ठीक से ध्यान रखा कर। बहुत कमजोर होता जा रहा है मेरा लाल। गोपी एक खेत मजदूर था और सुबह से शाम तक जमींदार के खेतों में कमर तोड़ मेहनत करता था। तब कहीं जाकर उसके घर का चूल्हा जलता था और उसके परिवार को समय पर 2 रोटी मिल पाती थी। गोपी अपनी बेटी मंजू को बहुत पढ़ाना लिखाना चाहता था। मंजू बेटी, तुम खूब पढ़ना और बहुत बड़ी अफसर बनना। ये तो पढ़ लेगी, पर इसे पढ़ाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं भी मजदूरी करूंगी अम्मा, पर अपनी मंजू को तो हम खूब पढ़ाएंगे। देखना, मैं खूब पढ़ूंगी दादी। एक दिन सुशीला ने खाने में कढ़ी चावल बनाए थे। सुशीला के हाथ से बने कढ़ी चावल बड़े ही लजीज होते थे, इसीलिए उसके कढ़ी चावल की तारीफ करते हुए गोपी कहने लगा, वाह सुशीला, कढ़ी चावल तो ऐसे लजीज बनाए हैं कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए। रहने दो जी, क्यों झूठी तारीफ करते हो। गोपी सही कहता है बहू, तुम्हारे जैसे कढ़ी चावल तो हलवाई से भी ना बने। हाँ, मैं कहता हूँ कि तुम कढ़ी चावल का ढाबा खोल लो, सच में खूब चलेगा, खूब। एक दिन गोपी खेत में काम करने जाता है तो काम करते करते अचानक ही बेहोश होकर गिर जाता है। अरे भैया देखो, गोपी बेहोश होकर गिर गया। आओ आओ, गोपी की मदद करो भाई। आसपास के खेतों में काम कर रहे सब किसान गोपी की मदद के लिए दौड़ते हैं। वे गोपी को होश में लाने की कोशिश करते हैं, मगर जब गोपी होश में नहीं आता तो वे उसे तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। देखिए, आपके पति को एक गंभीर दिमागी बीमारी है, इसीलिए ये ऑपरेशन के बाद ही पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। पर इनके ऑपरेशन में तो बहुत खर्च आएगा डॉक्टर साहब। हाँ, 2-3 लाख का इंतजाम तो आपको करना ही होगा। 2-3 लाख की बात सुनकर सुशीला की तो जैसे सांसें ही थम जाती हैं। वह रोते हुए कहती है, हम झोपड़ी में रहने वाले गरीब मजदूर 2-3 रुपए ही मुश्किल से जुटा पाते हैं, फिर 2-3 लाख भला कहाँ से लाएंगे। तो फिर आप इन्हें ले जा सकती हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। सुशीला को दुविधा में देख उसकी सास सरला उसे समझाते हुए कहती है, बहू, एक बार जमींदार से मदद मांग कर देख लो, हो सकता है कुछ दया कर ले। आखिर गोपी दिन रात उसी की तो मजदूरी करता था। सास के कहने पर सुशीला जमींदार की हवेली पर जाती है और रोते हुए उनको सारी बात बताती है, मगर जमींदार उसे दया दिखाने या उसकी मदद करने के बजाय उल्टे उसे धमकाने लगता है और कहता है, आज तो मेरी हवेली पर कदम रख दिए हैं, आइंदा पैसे या कर्ज मांगने के लिए हवेली में कदम मत रख देना। भीख में रुपए 2 रुपए मिला करते हैं, लाखों रुपए नहीं समझी। अगर मैं अपने हर मजदूर पर पैसे लुटाने लगा तो खुद उनके जैसा मजदूर नहीं बन जाऊंगा क्या। जमींदार की बात सुनकर सुशीला अपमानित सी होकर अपने घर लौट आती है और गोपी भगवान के भरोसे घर में बिस्तर पर लेट जाता है। उधर घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं। मंजू का स्कूल जाना भी बंद हो जाता है। बहू, ऐसे कैसे गुजारा होगा बेटी? खाने को अन्न नहीं बचा और पैसा पास नहीं। मंजू की पढ़ाई भी तो बंद हो गई। माँ जी, भगवान को न जाने हमसे क्या बैर हो गया, अचानक किस्मत ही फोड़ दी। अब तो मैं ही कहीं मजदूरी करूंगी। हाँ बेटी, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगले ही दिन सुशीला मजदूरी की तलाश में निकल जाती है। वह दिन भर इधर उधर भटकती रहती है, पर उसे कोई काम नहीं मिलता। वह भूखी प्यासी सड़क पर जा रही होती है कि तभी एक कार के सामने आ जाती है और वह बाल बाल बचती है। कार वाली अमीर महिला सोमा को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वह उसे गुस्से में पूछती है, क्यों री, कार के सामने आकर आत्महत्या करने का इरादा था क्या? गरीब को आत्महत्या करके मरने की क्या जरूरत है मेम साहब, उसे मारने के लिए तो भगवान के दिए कष्ट ही बहुत है। यह कहकर सुशीला रोने लगती है और सोमा को उस पर दया आ जाती है। वह सुशीला को शांत करते हुए कहती है, देखिए, आपको जो परेशानी है मुझे बताइए,
मुझसे जो मदद हो सकेगी मैं ज़रूर करूँगी। सोमा के यह कहने पर सुशीला उसे अपनी परेशानी बताती है। उसकी परेशानी सुनकर सोमा अपने पर्स से कुछ पैसे निकालकर सुशीला को देते हुए कहती है, ये कुछ पैसे रख लो और अपने परिवार के लिए खाना ले जाओ। अरे नहीं नहीं मेम साहब, मुझे भीख नहीं, मुझे तो काम चाहिए। कोई काम मिल जाए तो आपका बड़ा एहसान मानूंगी मेम साहब। सोमा सुशीला की बात सुनकर बहुत खुश होती है और उससे कहती है, आज मेरे घर कुछ मेहमान आने वाले हैं। अगर तुम खाना बनाने में मेरी कुछ मदद कर सको तो बोलो, मैं आपकी मदद ज़रूर करूंगी मेम साहब। सुशीला सोमा के साथ उसके घर आ जाती है और खाना बनाने में उसकी मदद करने लगती है। सुशीला सोमा से कहती है, मेम साहब, मैं कढ़ी चावल बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हूँ। अगर आप कहें तो थोड़े बना कर दिखाऊं? कढ़ी चावल, वो तो मुझे और मेरे डैडी को बहुत पसंद है। चलो बनाओ तुम कढ़ी चावल, देखें तो तुम कैसे बनाओगी। सोमा के कहने पर सुशीला कढ़ी चावल बनाती है और उसके बनाए कढ़ी चावल जो भी खाता है उंगलियां चाटता रह जाता है। सोमा और उसके पिता गोकुल भी सुशीला के हाथ के बने कढ़ी चावल खाकर उसकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते। वाह, कितने लजीज कढ़ी चावल बनाए हैं। मैंने तो ऐसे स्वादिष्ट कढ़ी चावल पहले कभी खाए ही नहीं। मैं तो कहता हूँ कि तुम मजदूरी ढूंढना छोड़ो और कढ़ी चावल बनाकर बेचो। देखना कमाल हो जाएगा, कमाल। पर उसके लिए पैसा चाहिए। अरे तुम पैसे की चिंता मत करो, पैसा मैं दूंगा। जब तुम्हारा काम चल निकले लौटा देना। यह सुनकर सुशीला की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह अगले ही दिन से बाजार में कढ़ी चावल की ठेली लगा लेती है और आवाज लगाती है, आइए आइए, सुशीला के स्वादिष्ट कढ़ी चावल खाइए। 20 रुपए में हाफ और 40 रुपए में फुल प्लेट। सुशीला जैसे ही यह आवाज देती है, कुछ ग्राहक उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और जो भी उसके कढ़ी चावल चखता है खुशी से झूम उठता। वाह जी वाह, मज़ा आ गया। बड़े लजीज कढ़ी चावल बनाती हो। एक फुल प्लेट कढ़ी चावल पैक भी कर दो। धीरे धीरे सुशीला का कढ़ी चावल का काम चलने लगता है और उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। मंजू फिर से स्कूल जाने लगती है। माँ जी, हमारा कढ़ी चावल का काम तो बहुत अच्छा चलने लगा है। भगवान ने चाहा तो हम जल्दी ही इनका ऑपरेशन करा लेंगे। हाँ बेटी, एक बार गोपी ठीक हो जाए फिर तुम दोनों मिलकर काम करना। सुशीला का काम बहुत अच्छा चलते देख बंसी नाम का आदमी उससे जलने लगता है। बंसी भी पास ही कढ़ी चावल की ठेली लगाता था, मगर जब से सुशीला के कढ़ी चावल ग्राहकों के मुंह लगे थे, उन्होंने बंसी से कढ़ी चावल खाना ही बंद कर दिया था। इसीलिए वह सुशीला को वहां से भगाना चाहता था। बंसी बोला, सुन बे बंसी, इस सुशीला को यहाँ से भगा, वरना तेरा धंधा तो बंद ही हो जाएगा। यही सोचकर बंसी कुछ बदमाशों की मदद से सुशीला को डरा धमका कर बाजार से भगाने की कोशिश करता है। सुन बे कढ़ी चावल वाली, कल से यहाँ दिखाई दी तो तेरी ठेली के साथ साथ तुझे भी उठाकर ले जाएंगे, समझी? मगर सुशीला उनकी धमकी के बावजूद वहां कढ़ी चावल बेचती रहती है। इस कारण बदमाशों को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वे उसकी ठेली को तोड़ फोड़ कर देते हैं। सुशीला रोती हुई गोकुल के पास जाती है और उनको यह सब बताती है। उन बदमाशों की इतनी हिम्मत! तुम चिंता मत करो बेटी, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। गोकुल की पहुंच ऊपर तक थी। गोकुल जैसे पुलिस को फोन करता है, पुलिस तुरंत बदमाशों के साथ साथ बंसी को भी गिरफ्तार कर लेती है। फिर उस दिन के बाद सुशीला का काम खूब चल निकलता है। वह कढ़ी चावल की कमाई से गोपी का इलाज कराती है और फिर दोनों मिलकर काम करते हैं और कुछ ही सालों में एक शानदार ढाबे के मालिक बन जाते हैं। यह सफलता सुशीला की मेहनत और लगन के कारण ही मिल पाती है। सरला के 5 बेटे थे। एक दिन पांचों शादी करके अपनी अपनी दुल्हनों के साथ घर आते हैं। सरला बोली, अरे ठहरो ठहरो, पहले तुम सबकी आरती उतार लूं, फिर घर के अंदर आना। सरला अपनी 5 बहुओं की आरती उतारती है और वे घर के अंदर आ जाती हैं। अंजू, मंजू और संजू अमीर बाप की बेटियां और मॉडर्न बहुएं थीं, जबकि सुधा और सोमा गरीब किसान की बेटियां
और दोनों संस्कारी बहुएं थीं। सुधा और सोमा सरला के पैर छूती हैं। सुधा बोली, पाँव लागू माँ जी। जैसे ही सुधा और सोमा सरला के पैर छूती हैं, बाहर से गाय के रंभाने की आवाज सुनाई देती है। अरे यह क्या, हमारी शानदार कोठी में गाय के रंभाने की आवाज? गैया को हम लेकर आए हैं माँ जी। हमारे गरीब बापू इसके सिवा और देते भी का। सुनो सासू माँ, आज से गाय का प्योर दूध पीना सच में मजा सा आ जाएगा। सुधा और सोमा की बात सुनकर सरला की तीनों मॉडर्न बहुएं खिलखिलाकर हंसने लगती हैं। अंजू कहती है, गाय मतलब गोबर की मशीन। यही फर्क होता है अम्मा जी अमीर और गरीब में। इनकी लाइफ गोबर की बदबू में कटती है और हमारी परफ्यूम की खुशबू में। सरला गाय को आंगन में बंधवा देती है और फिर सब रस्में पूरी करके अपनी पांचों बहुओं को उनके उनके कमरे में छोड़ आती है। अगले दिन तीनों अमीर बहुएं बेचैन और परेशान होकर सरला के पास आती हैं। सुनो मम्मी जी, हमारे कमरे में आज ही नया एसी लगवा दीजिए। पुराने वाला ठीक से कूलिंग नहीं दे रहा। मुझे डिब्बा बाल्टी से नहाने की आदत नहीं है मम्मी जी, इसलिए आज ही बाथरूम में शावर लगवा दीजिए। मैं अमीर बाप की बेटी हूँ मम्मी जी। आई नीड अ फुल्ली डेकोरेटेड रूम टू लिव, अंडरस्टैंड? सो आज ही मेरे कमरे को डेकोरेटेड करवाने का इंतजाम कीजिए। यह कहते कहते तीनों अमीर बहुएं नाक भौं सिकोड़ने लगती हैं। छी छी, कितनी बदबू आ रही है। ओह, बैड स्मेल। यह तो गाय की पोटी का बैड स्मेल है। तभी सुधा और सोमा दूध के गिलास लेकर आ जाती हैं और सरला से कहती हैं, लो माँ जी, गाय का प्योर दूध पियो। सुनो सासू माँ, यो दूधू मैंने हमारे हाथों से निकाला है। इसे पियोगी तो शरीर में ताकत आ जाएगी, ताकत। तभी संजू नाक चढ़ाते हुए कहती है, छी छी, तुम्हारे कपड़ों में गाय का पोटी का बदबू मार रहा है। ई का बदबू नहीं, पवित्र खुशबू कहिए। हम पानी में गौमूत्र डालकर स्नान किया है। सुनो लाडली बहना, घर में गाय का मूत्र और गोबर तो शुभ होवे हैं, इससे नाकच ढाना ठीक ना है। तभी सरला अपनी तीनों मॉडर्न बहुओं से कहती है, तुम सब अपने अपने कमरे में जाओ। घर को कलह का मैदान बनाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? सुधा, सोमा, अब तुम भी जाकर अपनी गाय को देखो। एक दिन अंजू सरला से कहती है, मम्मी जी, मेरे अमीर बाप ने घूमने के लिए महंगी गाड़ी दी है तो घूमना तो बनता है। चलो आपको मार्केट घुमा लाती हूँ। तुम सुधा और सोमा को घुमा लाओ बहू। हाँ, इनकी गाड़ी में घूमने की औकात नहीं है मम्मी जी। इनसे कहो बस यहाँ तांगे में घुमाए। सुधा और सोमा को अंजू की यह बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। सुधा कहती है, ये अंजू को तो अपने बाप का अमीरी पर बहुत ही घमंड है सोमा बहन। थोड़ा सब्र कर सुधा बहन, इसका घमंड भी जल्दी ही टूट जाएगा। कुछ दिन बाद तीज का त्योहार आ जाता है और सभी बहुओं के मायके से सरला के लिए कुछ न कुछ उपहार आते हैं। मेरे पिताजी ने आपके लिए रेशमी साड़ी भेजी है मम्मी जी। मेरे मायके से आपके लिए मेकअप का सामान आया है और मेरी पिताजी ने आपके लिए कीमती गिफ्ट्स भिजवाए हैं। तभी अंजू सुधा और सोमा से कहती है, तुम्हारे पिताजी ने मम्मी जी के लिए क्या भेजा है सुधा? मेरे पिताजी ने तो ताजा गन्ना भेजे हैं और अम्मा ने ताजा मक्खन और घी भेजा है। मक्खन और घी खाकर सासू माँ की अच्छी सेहत बनेगी। हाँ। तभी सरला अपनी पांचों बहुओं को समझाते हुए कहती है, सुनो बहुओं, आज तुम सबको तीज का व्रत रखकर शाम को पूजा करनी होगी। सरला के ये कहते ही तीनों मॉडर्न बहुएं ओढ़ने पहनने की बातें करना शुरू कर देती हैं। मैं तो स्काई ब्लू जीन्स पहनूंगी। मैं लेटेस्ट फैशन का सूट सलवार पहनूंगी। और तुम क्या पहनोगी संजू? मेरा मन तो लहंगा पहनने का है। बात पहनने से चलते चलते अचानक खाने पर आ जाती है। मंजू मायूस होते हुए कहती है, मुझसे तो भूखा रहा नहीं जाएगा। भूखी तो मैं भी नहीं रह सकती। तो चलो स्नैक्स ले लेते हैं। सबसे छिपकर थोड़ी पेट पूजा कर लेंगे तो मम्मी जी को क्या पता चलेगा। तीनों सबसे छिपकर चाय नाश्ता कर लेती हैं
और फिर शाम होते होते सज धज कर तैयार हो जाती हैं। तभी सरला आकर कहती है, सारा दिन सजने संवरने में गवा दिया, पूजा की तैयारी तो अभी तक हुई ही नहीं है। मम्मी जी, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, इसीलिए कमजोरी महसूस हो रही है। जरा सोचो मम्मी जी, हम ऐसी हालत में पूजा की तैयारी कैसे करते। यह सुनकर सरला को उन पर बहुत गुस्सा आता है, मगर वह चुपचाप चली जाती है। बाहर आंगन में आकर देखती है तो सुधा और सोमा ने पूजा की सारी तैयारी पहले ही कर दी थी। आंगन को गाय के गोबर से लीप कर पवित्र कर दिया था और पूजा का सारा सामान भी रखवा दिया था। यह देखकर सरला खुश हो जाती है और कहती है, उनसे तो ये सुधा और सोमा ही अच्छी हैं। भले गरीब घर से हैं, पर बहुएं तो मेरी हैं। मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। सुधा और सोमा, लो बेटी, ये गहने लो और खूब सज धज कर शाम को पूजा में आओ। यह सोचकर सरला अपने खानदानी गहनों की संदूक खोलकर उसमें से कुछ कीमती गहने निकालकर सुधा और सोमा को दे देती हैं। शाम की पूजा में मंजू अपनी मनपसंद जीन्स में, संजू लहंगा पहनकर और अंजू फैंसी सूट सलवार पहनकर आती हैं। और फिर जैसे ही उनकी नज़र सुधा और सोमा पर पड़ती है तो वे भौचक्की ही रह जाती हैं। ये गरीब सुधा और सोमा तो सज धज कर रानियां बनी बैठी हैं। लगता है मम्मी जी ने इनको गहनों की दुकान बनाकर रख दिया है। देखो तो सोने में कैसे लदी बैठी हैं। सुधा और सोमा दोनों बहनों की अमीरों वाली सज धज देख मॉडर्न बहुओं की छाती पर सांप लौट जाता है और वे सरला से खफा होकर कहती हैं, मम्मी जी, हमसे ऐसा भेदभाव क्यों? हम भी तो आपकी बहुएं हैं, फिर हमें सोने के गहने क्यों नहीं? आखिर इन गरीब बहनों में आपने ऐसा क्या देख लिया मम्मी जी? संस्कार और प्यार देख लिया है बहू। ये हर जिम्मेदारी निभाने को तैयार हैं और तुम तीनों कोई जिम्मेदारी समझती ही नहीं। उस दिन के बाद अंजू, मंजू और संजू तीनों सुधा और सोमा से जलने लगती हैं और इसी जलन के चलते एक दिन वे तीनों सरला से कहती हैं, सुनो मम्मी जी, आज से हम भी संस्कारी बहुएं बनना चाहती हैं। बनो बनो, यह तो बहुत अच्छी बात है। आज गाय की देखभाल हम तीनों करेंगी। मैं गाय का गोबर उठा दिया करूंगी। मैं गोबर के उपले यानी कंडे बना दिया करूंगी और मैं गाय का दूध निकाल कर गर्म कर दिया करूंगी मम्मी जी। मगर अंजू, मंजू और संजू चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। छी छी, गाय का पॉटी में से तो बहुत बांस मारती है, मुझसे ना उठेगी। छी, गोबर के कंडे बनाऊंगी तो मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। फिर अंजू गाय का दूध निकालने की सोचती है तो गाय की लात खाकर औंधे मुंह जमीन पर जा गिरती है और चिल्लाती है, हाय, मर गई मम्मी जी, कोई मुझे उठाओ। उनकी ऐसी हालत देखकर सुधा और सोमा हंसने लगती हैं, मगर तभी सरला उन्हें समझाते हुए कहती है, सुनो सुधा और सोमा, हंसो मत। आज से गाय की देखभाल का काम तुम दोनों करोगी और अंजू, मंजू और संजू घर के दूसरे काम करेंगी। फिर उस दिन के बाद सरला की सभी बहुएं मिलजुल कर रहने लगती हैं और उसका घर खुशियों का मंदिर बन जाता है।